नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12 के अंतर्गत 5वें अध्याय में पढ़ेंगे नातेदारी व्यवस्था। और नातेदारी, जैसा कि आप जानते हैं, नातेदारी का मतलब होता है रिश्तेदारी। और इस धरातल पर जितने भी व्यक्ति हैं वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई किसी का मामा लगता है, कोई किसी का बुआ लगता है, कोई किसी का जो है चाचा लगता है, कोई किसी का भाई लगता है। कहने का मतलब यह है कि यदि सीधे उनमें देखा जाए तो वे सभी एक दूसरे से इस रिश्तेदारी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर कहीं न कहीं रक्त संबंध भी पाया जाता है। नातेदारी वह संस्था है जिसके अनुसार जन्म और विवाह के आधार पर बनने वाले समूहों के सदस्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें जो है उनके बीच रक्त संबंधों का और पारस्परिक संबंधों का, दोनों चीजें हैं, जो है क्या है, निर्धारण होता है। नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और इन और विभिन्न प्रकार के संबोधनों की वह व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों के उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती। कहने का मतलब यह है, जब हम कहीं नातेदारी में जुड़ते हैं तो वह हमारे संबंध की भी व्याख्या करते हैं, वह हमारे कर्तव्य को भी बताते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। यदि किसी स्त्री का भाई हो तो उसके क्या कर्तव्य है। यह नातेदारी उस स्त्री और उसके भाई के बीच में जो संबंध है वह उसको बताता है। दोनों का रक्त संबंध भी है और प्लस इसके बाद यदि वह रिश्तेदारी में बदलता है तो उनके बीच क्या संबंध होना चाहिए, इसकी भी व्याख्या समाजशास्त्र करता है। नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी की श्रेणियां। नातेदारी की श्रेणियां, श्रेणियां मतलब होता है कि नातेदारी व्यवस्था विभिन्न व्यक्तियों को सामाजिक निकटता के आधार पर अनेक श्रेणियों में विभाजित करती है। विभिन्न नातेदारी से निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए जो श्रेणियां बनती हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो श्रेणियां बनती हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और इसमें पहला है प्राथमिक नातेदारी। पहली हेडिंग है प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी, इसमें जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का संबंध होता है उन्हें एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। जैसे पिता पुत्र, इनका क्या है, रक्त संबंध है। पिता पुत्री, यहां भी रक्त संबंध है। माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन तथा पति और पत्नी। पति और पत्नी के बीच रक्त संबंध तो नहीं है लेकिन विवाह संबंध है और ऐसे संबंधों को हम प्राथमिक नातेदारी की श्रेणी में रखते हैं। यह सभी एक दूसरे के प्राथमिक नातेदार हैं और इनके संबंधों के बीच कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। जैसे पति पत्नी है, इनके संबंध के बीच कोई दूसरा नहीं आएगा।
बहन बहन है, इनके संबंध में भी वही बात है। पिता पुत्र है, माता पुत्र है, पिता पुत्री है, माता पुत्री है, भाई भाई है, इनके बीच में कोई दूसरे का संबंध नहीं है। और ऐसे संबंध को हम प्राथमिक नातेदारी के रूप में जान सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी अब तक तो आप प्राथमिक समझ लिए। इसमें क्या है? रक्त संबंध होना चाहिए और वैवाहिक संबंध होना चाहिए। इन दोनों संबंधों से जो नातेदारी बनती है, रिश्तेदारी बनती है, उसे हम प्राथमिक नातेदारी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो दूसरा है वह क्या है? इसमें जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं वे हमारे द्वितीयक नातेदारी हो जाते हैं। जैसे पिता से जन्म मिलने के कारण पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि पिता के भाई चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, ये सब द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह माता से जन्म मिलने के कारण माता हमारी प्राथमिक नातेदारी है, माता से हमारा प्राथमिक नातेदारी है। लेकिन माता के भाई या माता के पिता या माता का बहन, माता की बहन, ये सभी जो है द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनसे हम जन्म लिए हैं, जिनसे हम जन्म लिए हैं, वह माता हो अथवा पिता, इनके अतिरिक्त जो इनके नातेदार हैं वह लोग हमारी द्वितीय श्रेणी के नातेदारी में आते हैं। जैसे पिता का भाई है, चाचा हुए, ताऊ हुए या बड़े पिताजी हुए, ये जो है द्वितीयक नातेदारी में। और वहीं ठीक जो माता है, माता के भाई, माता के पिता, माता के बहन, ये सभी जो है द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है तृतीयक नातेदारी। तीसरा तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी, तीसरा कौन है? दो तो हो गए। तृतीयक नातेदारी उसे कहते हैं जैसे अपने पिता और माता की सभी बहनें हमारी द्वितीयक नातेदारी होंगी, जबकि उनकी सभी बच्चे, जैसे यूँ कह लें कि हमारे माता पिता की सभी बहनें या सभी भाई या उनके सभी बच्चे, यदि माता पिता की सभी बहनें हैं तो हमारे द्वितीयक रिश्तेदार हैं, और यदि उनके बच्चे हैं तो हमारे तृतीयक रिश्तेदार की श्रेणी में आते हैं। इसमें फुफेरे, मौसेरे, ममेरे, भाई बहन आदि शामिल किए जाते हैं। नातेदारी तीन प्रकार की आपने समझा? कोई बोल नहीं रहा? देखिए, प्राथमिक में जहाँ रक्त संबंध हो या वैवाहिक संबंध, द्वितीयक में जो वैवाहिक संबंध है, जैसे माता पिता हैं, उनके क्या हैं, उनके जो भाई बहन हैं वह द्वितीयक रिश्तेदारी में, और तीसरे में जो माता पिता हैं उनकी जो बहनें हैं या उनके भाई हैं, उनके लड़के या लड़कियां, ये जो है तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आती। आगे है आपका भारत में नातेदारी व्यवस्था। भारत में
नातेदारी व्यवस्था। भारत में नातेदारी व्यवस्था। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी से संबंधित विभिन्न पक्षों की विवेचना वंशक्रम पर और विवाह संबंधों के आधार पर करते हैं। हम पहले ही बता दिए कि नातेदारी जो है या तो वंशक्रम पर आधारित है या तो विवाह संबंधों पर आधारित है, और सरल रूप से इन दोनों दृष्टिकोणों, वंशक्रम और विवाह, इन दोनों दृष्टिकोणों को संक्षेप में प्रकाशित किया जा सकता है, या इस पर प्रकाश डाला जा सकता है, या इसे समझा जा सकता है। जैसे वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। नंबर 1, वंशक्रम पर आधारित दृष्टि। नंबर 1, वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। इसमें नातेदारी समूह में एक विशेष वंश से संबंधित बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं। किसी वंश की प्रकृति जिस तरह से होगी तथा व्यक्ति को वंश समूह की सदस्यता किस रूप में मिलती है, इसके अनेक तरीके हैं। भारत में इस वंश को 3 प्रकार से समझा जा सकता है। वंशक्रम पर आधारित जो वंश है उसे 3 प्रकार से समझा जा सकता है, या यूं कह लें कि इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर आ, पितृवंशी समूह। इसके अंतर्गत पितृवंशी समूह। इसमें वंशक्रम के निर्धारण में किसी भी पुरुष सदस्य की प्रधानता होती है, और दूसरे शब्दों में पिता से पुत्र की ओर आगे आने वाली पीढ़ियों द्वारा वंश चलता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये आपकी क्या नाम पितृवंशी समूह है, इसमें परिवार का जो वयोवृद्ध सदस्य है उसी के वंशक्रम के निर्धारण में या उसी के आधार पर यह वंश चलता है। और अगला है मातृवंशी समूह। दूसरा इसमें मातृवंशी समूह में ऐसी परंपरा है जहां वंश का नाम माता के नाम से चलता है, माता के नाम से चलता है, तथा सामाजिक संपत्ति संबंधी अधिकार मां से उसकी पुत्री को प्राप्त होते हैं। इसमें सामाजिक संपत्ति पिता के बाद उसके पुत्रों को प्राप्त हो जाती है, जबकि मातृवंशी समूह में सामाजिक संपत्ति जो है माता के बाद उसकी पुत्रियों को प्राप्त हो जाती है। और यह समूह मातृवंशी समूह जो है, इसमें जो वंश का निर्धारण या नामकरण वह माता के नाम से चलता है, अर्थात स्त्रियों के नाम से चलता है। तीसरा है द्विपक्षीय वंश समूह। द्विपक्षीय
वंश समूह। द्विपक्षीय वंश समूह, इसमें क्या है, द्विपक्षीय जो वंश समूह होता है ये कॉमन, जिसे आप यूं कह लें कि यह माता पिता दोनों पर, यह जो है नातेदारी इसमें दोनों की समाहित होती है और वंश के अंतर्गत रक्त संबंधियों के साथ विवाह से संबंधित पक्ष के लोगों का भी समान महत्व होता है। कहने का मतलब यह है कि यह वंश जो है माता पिता दोनों के नाम से चलता है और विवाह संबंधी जो होते हैं उनका भी समान महत्व इस परिवार में दिया जाता है। अगला आता है विवाह संबंध पर आधारित दृष्टिकोण। ये तो रहा वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। दूसरा विवाह संबंध पर आधारित दृष्टिकोण। जैसा कि आपने पढ़ा कि भारत में नातेदारी व्यवस्था में पहला था वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत पितृवंशी समूह, मातृवंशी समूह और द्विपक्षीय वंशी समूह, 3 प्रकार बताए गए। और जो दूसरा प्रकार है वह विवाह संबंध पर आधारित दृष्टिकोण है। इसमें भारतीय समाज में नातेदारी के निर्धारण में विवाह संबंध भी एक महत्वपूर्ण आधार है। विवाह संबंधों के आधार पर नातेदारी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 समानांतर नातेदारी। इसमें नंबर 1 समानांतर नातेदारी और नंबर 2 ममेरी फुफेरे संबंधों, ममेरी फुफेरे संबंधों पर आधारित नातेदारी। ममेरी फुफेरे संबंधों पर आधारित नातेदारी। ड्यूमा ने बताया कि जब हम विवाह संबंध के आधार पर नातेदारी व्यवस्था को समझते हैं तो यह हमें आसानी से मालूम हो जाता है कि एक विशेष समुदाय में वर और वधू पक्ष में से किसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और इससे संबंधित विभिन्न पक्षों की विवेचना हम दक्षिण भारत में नातेदारी की प्रकृति को स्पष्ट करने से आगे चलते हैं, या वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय समाज में नातेदारी की व्यवस्था की विवेचना करने में प्रोफेसर इरावती कारवे, श्रीमती इरावती कारवे, 2 लोग, एक हैं ड्यूमा और दूसरा इरावती कारवे, श्रीमती इरावती कारवे, ये 2 लोग हैं। और इन्होंने सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत को उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत जैसे 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इनके अनुसार
भारत को 4 प्रकार बताए। नंबर 1, पूरे भारत को इसने क्या कहा? 4 भागों में। नंबर 1 उत्तर भारत, नंबर 2 मध्य भारत, नंबर 3 दक्षिण भारत, और नंबर 4 पूर्वी भारत। इन्होंने भारत के 4 टुकड़े कर दिए और इन्होंने पाया कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहारों से संबंधित रीतियों में काफ़ी भिन्नता है। यह भिन्नताएं वंशावली से संबंधित नियमों, उत्तराधिकार के तरीकों, विवाह से संबंधित रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विशेषताओं के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। विवाह से संबंधित रीति रिवाजों, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में किस तरह से विवाह होता आप लोग देख ही रहे हैं। कई दिन पहले से ही तैयारियां चलती हैं और कई भोज भी देने पड़ते हैं, जबकि कुछ जातियों में एक ही दिन में उनका विवाह का सारा कार्य संपन्न करा दिया जाता है। संस्कृत की बात है, ये भी आप देख लीजिए, शाकाहारी भोजन या पहनावा अपना देख लीजिए, अपने यहाँ क्या है, और कहीं कहीं अच्छे दूसरे किस्म के वस्त्र भी शादी विवाह में पहने जाते हैं। ये जो हैं रीति रिवाज, ये सभी चीज़ें जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, इनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं पाई जाती हैं। और इनमें उत्तर तथा दक्षिण के कुछ रीति रिवाजों की भिन्नता के आधार पर नातेदारी की व्यवस्था की प्रकृति और महत्व को समझा जा सकता है। इसे यहीं आज छोड़ दीजिए, बाकी अगले दिन।